हेलो नमस्कार, वेलकम टू रेड हॉट पॉडकास्ट। और आज हम आपसे बात करेंगे रशिया यूक्रेन जो युद्ध कह लीजिए, उसको कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया है रशिया की ओर से। माफ़ी चाहेंगे आपसे, बहुत दिन से बात नहीं कर पाए इस पे कुछ निजी कारणों की वजह से। तो अभी नियरली एक साल से ज़्यादा हो गया है रशिया यूक्रेन युद्ध को। आपको पता ही है, 24 फरवरी 2022 को जैसे एक डेट हिस्ट्रीज में याद रखी जाती है ना, तो वो लोग याद रख सकते हैं कि पिछले साल स्टार्ट हुआ था, एक साल से ज़्यादा का समय हो गया है। और अभी एक तरह से आप कह सकते हो कि रशिया यूक्रेन में बैकमुट एक जगह का नाम है, वहाँ पे पहुँच गया है लड़ते लड़ते, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। और इसमें लेटेस्ट जो बड़ा एक इवेंट जिसको बोलेंगे कि अभी अभी क्रेमलिन, जो वहाँ पे रशिया में जो वहाँ के प्रेसिडेंट जहाँ पे रहते हैं, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, वहाँ पे ड्रोन से अटैक हुआ है। और सीधे सीधे ये इतनी बड़ी एस्केलेशन मानी जा रही है कि उनकी मतलब एक तरह से जान लेने की कोशिश की गई थी। किसी भी देश का राष्ट्रपति एक तरह से वहाँ की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, और राष्ट्रपति पे हमला तो एक बहुत बड़ा मतलब एस्केलेशन माना जाता है। तो इसके पीछे कौन है? ऑब्वियसली कुछ लोग कह रहे हैं यूक्रेन है, और ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन का ही नाम आगे आएगा। तो अगर हम बात की करें कि यूक्रेन का क्या मतलब मोटिव रहा होगा इसके पीछे, क्योंकि यूक्रेन इतना पावरफुल तो नहीं है कि वो युद्ध में तो जीत नहीं पा रहा है, लेकिन ये हरकत एक तरह से उनकी किस मानसिकता को दिखाती है? देखिए, ये जो है कि जो हमला हुआ है अभी, तो ये यूएस की परमिशन के बिना नहीं हुआ। जो भी यूक्रेन की धरती से कुछ भी अगर यूक्रेन को बाहर अटैक करना होता है तो उसमें यूएस की परमिशन लगती है उनको। जब यूएस उनकी मिलिट्री की सैलरी दे रहा है, उनकी मिलिट्री को पेंशन दे रहा है, उनके जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनका पेट पाल रहा है, तो यूएस की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और रशिया ने यूएस को अक्यूज़ किया है इसके लिए कि ये इतना बड़ा एस्केलेशन है, और यूएस एक तरह से एंट्री चाहता है वार में अभी। तो ये जो अटैक हुआ है, इसकी दो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि ये अटैक जब हुआ है जब जेलेंस्की यूक्रेन में नहीं थे, और इससे पहले जेलेंस्की ने एक ऐसा काम किया था जो हो सकता है यूएस को बिल्कुल भी पसंद ना आया। वो था शी जिनपिंग से बात करना। शी जिनपिंग ने प्लान दिया था डी एस्केलेशन का, और वो प्लान यूएस के लिए एक तरह से ऐसा हो गया कि हमने एक तरह से $150 बिलियन लगा दिए हैं वार में, और अब चाइना वाले तीजे तेली बन रहे हैं यहाँ पे आके। तो ये एक तरह से जेलेंस्की को सबक सिखाने वाली बात भी हो सकती है कि भाई आप अपनी औकात में रहिए। जब ये अटैक हुआ तो जेलेंस्की उस टाइम पे आई थिंक नीदरलैंड्स में थे, तो उनसे पूछा गया तो उस टाइम काफ़ी डरे हुए थे जेलेंस्की। ऐसा लग रहा था कि उन्हें तो पता ही नहीं था ये अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब जो रियलिटी है वो ये है कि जेलेंस्की यूक्रेन में नहीं जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको टेक आउट किया जाएगा यूक्रेन में जाते ही, तो वो यूरोप में इधर उधर घूम रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं कि कब यूक्रेन में वापस जाएंगे ये कह नहीं सकते उनके लिए। तो एक काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अटैक रशिया का खुद का फॉल्स फ्लैग हो सकता है। तो फॉल्स फ्लैग होने के चांस इसलिए नहीं बनते कि एक तो बहुत छोटे ड्रोन से अटैक किया गया, कि अगर रशिया को अपनी पॉपुलेशन को कन्विंस करना होता कि कोई बड़े ऑपरेशन के लिए, फॉल्स फ्लैग का मतलब यही होता है कि आप अपनी पॉपुलेशन को कन्विंस करना चाहते हो कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए, लेकिन रशिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी कन्विंस्ड है। रशिया की पॉपुलेशन मेनली, या रशिया के जो भी थिंक टैंक हैं वो ये कह रहे हैं कि पुतिन डील दे रहे हैं वॉर में, वो जल्दी से ख़त्म नहीं कर रहे वॉर को। सो ये एक तरह से यूएस की तरफ से एस्केलेशन है टू गेट यूएस इन्वॉल्व इन द वॉर। अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जो एक फेम्ड काउंटर ऑफेंसिव था वो अब कहीं दिखता नज़र नहीं आ रहा है। जैसे काउंटर ऑफेंसिव का मजाक उड़ाया जा रहा है कि स्प्रिंग विंटर ओलंपिक समर ऑफेंसिव तो यूक्रेन के जो जनरल हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि रशिया केमिकल वेपन से बारिश करवा रहा है और काउंटर ऑफेंसिव होने नहीं दे रहा, कि 2-2 हफ्ते तक रशिया वाले केमिकल वेपन से बारिश करवा रहे हैं। अब उन्होंने रशिया को भगवान मान लिया है कि बारिश भी करवा सकता है रशिया अब। सो ये एक तरह से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और इसमें काफ़ी सारे एक्टर इन्वॉल्व हैं। तो जेलेंस्की जो हैं, या जेलेंस्की के जो मिलिट्री के लोग हैं, ये सबको पता है कि हाईली करप्ट हैं। जेलेंस्की की जो वेल्थ है, जो इनकी वर्थ है, वो आई थिंक 1.5 to $2 बिलियन समथिंग है। तो इनके हर जगह विला भी हैं, मायामी में, इंग्लैंड में भी।
तो जो इनकी और भी जो इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हो गए और इंटीरियर मिनिस्टर हो गए, ये हाईली करप्ट लोग हैं। तो यूएस एक तरह से इन करप्ट लोगों को अलग अलग तरीके से डील कर रहा है इनके साथ, और सबको चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। कुछ दिन पहले आपको याद हो कि एक मेजर कह लीजिए फायरिंग हुई थी यूक्रेन में, डिफेंस मिनिस्टर को हटाने तक की बात हुई थी। इंटीरियर मिनिस्टर को पूरी उसकी मिनिस्ट्री के साथ मरवा दिया गया था हेलीकॉप्टर में, किसी को नहीं पता हुआ हेलीकॉप्टर का क्या हुआ। उसके बाद जो इंटेलिजेंस चीफ थे किरिल बुडानोव को ये कहा गया था कि अब तुम डिफेंस मिनिस्टर बनोगे, लेकिन लास्ट टाइम पे ये कहा कि चलो कोई नहीं, तुम इंटेलिजेंस चीफ ही रहो। सो एक तरह से ये पपेट गवर्नमेंट है, और कोई भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी अपने देश के लिए कोई सोच नहीं है, और वही उसके लिए ही ऐसे पिन प्रिक जैसे स्टेप लिए जा रहे हैं, जैसे क्रेमलिन पे अटैक करना। ये एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी एस्केलेशन कह लीजिए, और बहुत ही एक निचले स्तर का आप कह सकते हैं इसको अटैक है। और ये इस तरह से अटैक है कि आप उस पॉपुलेशन की इज्जत ही नहीं करते, कि जिस पॉपुलेशन ने एक लीडर चुना है, चाहे वो फ्रॉड इलेक्शन से चुना हो, चाहे वो कैसे भी इलेक्शन से चुना हो, लेकिन वो लीडर है वहाँ पे, तो आप उस लीडर को मान नहीं रहे एक तरह से, तो आप उस पूरी पॉपुलेशन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जितने भी लाख मतलब करोड़ लोग हैं रशिया में। तो ये एक तरह से उनको डीह्यूमनाइजेशन ऑफ दैट पॉपुलेशन है। तो दैट्स वाई इट्स ए सच ए बिग एस्केलेशन, कि जब आप किसी के लीडर पे अटैक करते हो तो फिर आप बात किससे करोगे। सही कहा आपने। ये अभी युद्ध की बात करते हैं, जो एक्चुअल फील्ड में जो लड़ाई हो रही है दोनों सेनाओं के बीच, चाहे उसमें वैगनर ग्रुप है जो रशियन की तरफ से है, मर्सिनरीज बोल सकते हो आप। अभी उनके जो चीफ हैं जो प्रिगोजिन, उन्होंने वो बयान देते रहते हैं एक्चुअल में, वो कौन सा सच है कौन सा कम सच है या थोड़ा बहुत झूठ है, उसमें पकड़ को ही नहीं पाया आज तक वो क्या कह रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। अभी उन्होंने बोला था कि जो वैगनर ग्रुप है वो बैकमुट से रिट्रीट करेगा एक तरह से, और हमारे को प्रॉपर या सफिशिएंट एम्यूनेशन नहीं मिल रहा है, और इस टाइप की उन्होंने शिकायतें करी रशियन आर्मी को या फिर पुतिन को कि हमें सपोर्ट इतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। तो अभी रिसेंट न्यूज़ आ रही है कि जो चेचन जो आर्मी है या चेचन कमांडर जिनको बोलते हैं, वो उनको रिप्लेस करेंगे। क्या ये एक स्ट्रेटजिक मूव है या फिर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है यूक्रेनियन आर्मी को? देखिए, काफ़ी तरह की थ्योरी आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो हर थ्योरी में कुछ ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि थ्योरी कोई भी तभी टिकती है जब उसमें थोड़ी सी सच्चाई होती है। तो जो प्रिगोजिन कह रहे हैं कि हमें कंप्लीटली ये नहीं मिल रहा, एम्यूनिशन नहीं मिल रहा, तो ये बात वो पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं, और फिर भी वैगनर एडवांस करता जा रहा है ग्रुप। अब बाखमुत में 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो यूक्रेन के हाथ में है, और वो एरिया ऐसा है कि हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे काफ़ी सारी। तो यूक्रेन उसको एज ए डिफेंस पोजीशन लिए हुए है, तो उनके पास एक तरह से हाई ग्राउंड है। तो जब तक वो इतनी आर्टिलरी उन बिल्डिंग पे नहीं मारी जाएगी वो सारी बिल्डिंग ख़त्म हो जाएंगी, तब तक यूक्रेन आर्मी वहाँ रुकी रहेगी। तो इस एंगल से हो सकता है प्रिगोजिन ये कह रहे हो कि हमारे पास इतनी आर्टिलरी नहीं है कि हम इन सारी बिल्डिंग्स को गिरा सकें। अब बात आती है कि अगर आप इस एंगल से सोचिए कि 9 मई को विक्ट्री डे है रशिया का। विक्ट्री डे रशिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 9 मई को इन्होंने नाजी जर्मनी पे विजय प्राप्त करी थी, और उस टाइम पे रशिया के कई लाख सोल्जर मरे थे। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी डील है। नॉट ओनली ऑन जर्मनी, पूरे यूरोप पे ही, मतलब फासिज्म, वो बोल रहे हैं कि फासिज्म को ख़त्म किया था उन्होंने इस दिन। तो ऐसा हो सकता है कि रशियंस ये चाहते हों कि बाखमुत को पूरी तरीके से कब्जा करके वो इसको एक सिंबल दिखाएं रशियन पॉपुलेशन को। सो अब आपको पता हो कि चेचन जो कमांडर्स हैं उन्होंने एंट्री ली है कमांडो यूनिट्स ने। तो अगर वो डायरेक्टली आते तो हो सकता है कि यूक्रेन रीइंफोर्समेंट कर देता पहले ही। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि प्रिगोजिन जो हैं वैगनर के जो हेड हैं, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हो कि वैगनर को चेचन रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर दोनों साथ में लड़ेंगे तो फिर यूक्रेन की बैंड बजेगी एक तरह से। तो ये जो चेचन यूनिट है इनकी एक तरह से एलीट यूनिट में आती है, और मेनली कमांडो यूनिट है ये। तो ये इनके पास डेडली फायर पावर रहती है और एलीट सोल्जर्स की यूनिट रहती है, मतलब स्ट्राइक यूनिट है इनकी एक तरह से। तो ऐसा हो सकता है इनको बखमुत को साफ़ करने के लिए बुलाया गया है।
तो आपको याद हो मारियुपोल भी इन्होंने ही साफ करा था, और जो भी ये अजो बटालियन थी वो हिस्ट्री में से मिटा दी इन्होंने एक तरह से। अब बस उनके अवशेष रह गए हैं, जो मतलब ऊपर की लीडरशिप है वो बची है, सोल्जर इन्होंने उड़ा दिए हैं सारे चेचन्या वालों ने। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, इन्होंने जो 3 अजो बटालियन के मतलब यूनिट के हेड थे या कुछ थे यूक्रेन की तरफ से, अभी जैसे प्रिजन ऑफ वॉर एक्सचेंज किया है रशिया ने, तो उनके बदले में मतलब 3 पायलट थे रशिया के, और उनके बदले में एजो के जो पता नहीं नियरली 80 से 100 के बीच में है उनका नंबर, इतने लोगों को रिप्लेस किया है। तो मतलब एजो के प्रति जो यूक्रेन का प्यार है वो काफ़ी गहरा है। आपने बात की जो ड्रोन अटैक की एक रिपोर्ट आई है कि वो चाइनीज ओरिजिन का था या चाइना मेड ड्रोन था, छोटा ही था। चाइना का क्या मतलब, चाइना क्या यूक्रेन को हथियार दे रहा है क्या, या ड्रोन सबको ही देता है वो जनरली? तो चाइना का क्या एंगल है इस युद्ध में, क्या रोल है उनका? वो रशिया की तरफ है, वो न्यूट्रल खेल रहा है, या फिर चाइना चाह रहा है कि ये युद्ध और चले? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, चाइना को ये फ़ायदा है कि युद्ध चलता जाए और रशिया को आगे रख के वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाएँ। चाइना की इकोनॉमी राइट नाउ डंप्स में है बिल्कुल, उनके एक्सपोर्ट्स को कोई नहीं ले रहा। जितनी उनके पास एक्सपोर्ट कैपेसिटी है उतना वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो चाइना की बहुत सारी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, तो वो ये चाहते होंगे कि हम रशिया के लिए वेपन मैन्युफैक्चर करें और वहाँ पे नॉर्थ कोरिया वाले भी लड़ें जाके, और हमारी जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए 4-5 साल के लिए, सो दैट हमारे यहाँ पे इंटरनल रिबेलियन ना हो। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा खतरा इंटरनल रिबेलियन का होता है। सो ये चाइना की स्ट्रेटजी हो सकती है कि दोनों तरफ वेपन दे रहा हो चाइना ये। लेकिन ड्रोन्स जो हैं वो हो सकता है यूक्रेन ने पहले लिए हों चाइना से, अब ना लिए हों। सो इसमें कुछ भी हो सकता है। ड्रोन्स जो हैं वो इतने जो छोटे ड्रोन्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोई तगड़ी टेक्नोलॉजी है कि कहीं भी नहीं मिलेगी। सो ड्रोन्स आजकल मैक्सिमम कंट्रीज़ के पास हैं जो उसको एक तरह से चीप वारफेयर में यूज़ कर रहे हैं ड्रोन्स को। ये आई थिंक यूक्रेन की भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि ये देखो भाई, युद्ध में ऐसी चीज़ें की जाती है जनरली कि देखो हमारा नहीं है, ये चाइनीज ओरिजिन का है, क्या पता चाइना ने चलाया हो, या फिर ये स्ट्रेटजिक होती है छोटी छोटी चीज़ें। हाँ राइट। एक और इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसका नाम है पोलैंड, और बहुत प्यारा देश है यूरोप में। और ऐसा माना जा रहा है और खबरें भी आ रही हैं कि जो यूएसए है, और जिस यूएसए प्लस यूके प्लस कलेक्टिव वेस्ट जिसको बोल सकते हैं, वो उनको ट्रेन कर रहे हैं सोल्जर्स को। पोलैंड आर्मी इज द नेक्स्ट स्केपगोट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या लगता है आपको, पोलैंड के उतरने के कितने चांसेस हैं, और अगर है तो उनके पीछे रीजन क्या है? वाई पोलैंड इज रेडी टू, मतलब इस युद्ध में जाने के लिए अगेंस्ट रशिया इतना तैयार क्यों है वो? देखिए, ये जो कंट्रीज़ हैं पोलैंड और यूक्रेन हो गया, ये ना तो कोई बड़े कंट्री हैं, ना ही कोई इनकी बहुत ऐसी कोई इलस्ट्रियस हिस्ट्री है, ना ही कोई इनका बड़ा एम्पायर रहा है हिस्ट्री में। तो इनके साथ कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। जैसे पाकिस्तान के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, कि पाकिस्तान का मतलब है एंटी इंडिया, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। सेम चीज़ पोलैंड के साथ है। पोलैंड रशिया से इतनी वॉर हार चुका है कि उसको एक वॉर जीतनी है समहाउ एनी हाउ करके। तो ऐसी पोलैंड की थिंकिंग है। और फिर यूएस ने उनको पूरा एक तरह से चूरन खिला दिया है कि अब सिर्फ तुम्हारे ऊपर डेमोक्रेसी टिकी हुई है। ये फ्रांस और जर्मनी नल्ले हो चुके हैं, अब यूरोप के दादा तुम हो सिर्फ, कि अब पूरे यूरोप को तुम बचा सकते हो, कि जो आखिरी ढाल है यूरोप की वो पोलैंड है, उसके बाद तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो पोलैंड की जो एलीट क्लास है या जो उनकी रूलिंग क्लास है वो काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा में बिक चुकी है। और उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब तुम बड़े आदमियों के साथ उठ बैठ रहे हो, अब फ्रांस जर्मनी वाले तुम्हें रोक नहीं पा रहे, तो डायरेक्टली तुम यूएस के साथ डील कर रहे हो। खुद की औकात एक टैंक बनाने की भी नहीं है, लेकिन अब डायरेक्टली यूएस के एब्राहम्स टैंक में डील कर रहे हैं। ये पहले जर्मनी से मांगते थे टैंक कि स्पेयर पार्ट भी नहीं, स्पेयर पार्ट भी जर्मनी जब देता था इनको, जब परमिशन मिलती थी। तो इनको नीम के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है एक तरह से पोलैंड को। और पूरे चांसेस हैं, जैसे पोलैंड के कुछ जर्नलिस्ट की मैं वीडियो देख रहा था,
तो वो कह रहे थे कि ये सब स्पेकुलेशन बिल्कुल ऐसी चल रही है कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन में पूरे तरीके से ये चीज़ें भरी जा चुकी हैं कि पोलैंड वॉर में एंट्री करेगा, तो पॉपुलेशन को तैयार करा जा रहा है वॉर में एंट्री के लिए, ताकि टोटली कमिट हो जाए पॉपुलेशन वारफेयर के लिए। आई थिंक फ्रांस और जर्मनी के बाद पोलैंड का ही नंबर आता है, जब से इमैनुअल मैक्रोन और ओलाफ सोल्ज वो दोनों जिनपिंग से मिलके आ चुके हैं आई थिंक इस युद्ध के दौरान ही। तो रशिया जो है आई थिंक इस बात से ज़्यादा खुश नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ये भी हो सकता है कि चलो इनको जाने दो, इनका हो गया, अभी पोलैंड को आने दो आगे। तो इसलिए वो पोलैंड की पीठ थपथपा रहे हैं बार बार। और पोलैंड आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर पोलैंड, वो अगर जाएगा तो फिर एक तरह से इतिहास दोहराया जाएगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था वही उसका फेट होगा आई थिंक। नहीं, जिनका खुद का इतिहास नहीं होता वो दूसरों के लिए ही इतिहास लिखते हैं या इतिहास में एंट्री करते हैं, वो दूसरों के इतिहास में सपोर्ट रोल में खेलते हैं। वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, दे आर ट्राइंग टू बी समवट इंडिपेंडेंट। जैसे जब से मैक्रोन आए हैं फ्रांस से, तो उनकी बातें, फ्रांस से कह रहा हूँ, चाइना से आए हैं जब से तो उनकी बातें बदली बदली सी लग रही हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि एक आर्मी होनी चाहिए, फ्रांस की नहीं, यूरोपियन यूनियन की तो उनसे कोई ये पूछे तुझे ऐड किसने बनाया है? आई थिंक अभी जो यूएस के बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर है जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल और ये सब भरे रहते थे, लेकिन आजकल फ्रांस और जर्मनी की कोई न्यूज़ नहीं आ रही है न्यूज़पेपर में। एक तरह से उनको बॉयकट सा कर दिया गया है, क्योंकि अब जो नया सुपरमैन है वो पोलैंड है। पोलैंड है, राइट, जेलेंस्की के बाद। चलिए अभी बात करते हैं थोड़ा सा शंघाई एससीओ समिट, जो अभी फॉरेन मिनिस्टर आए थे गोवा में। तो भुट्टो जी भी आए थे पाकिस्तान से, उनको मतलब शुरू में ये स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही थी कि वो नहीं आएंगे क्योंकि वो कुछ मोदी को उन्होंने बोला था बुचर ऑफ गुजरात ये वो, बाद में लेकिन आ गए वो और बढ़िया से मस्त टेबल पे शैंपेन पी रहे थे वीडियोस वगैरह आई है और इंटरव्यू भी दिया उन्होंने आई थिंक एक पत्रकार को। दूसरे जो थे जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे लावरोव, उन्होंने कुछ बातें कही जो आई थिंक काफ़ी एक तरह से सीरियसली लेनी चाहिए इंडिया को भी। लेकिन हमारी प्रेस या फिर हमारे जो एनालिस्ट हैं वो इसको सीरियसली नहीं रहे। हम जैसे पहले से कह रहे थे हम कि जो ये रुपये रूबल ट्रेड एग्रीमेंट है ये ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते जो रशिया को चाहिए। एग्जैक्टली उनके पास ऐसी पॉपुलेशन ही नहीं है जो हमारी सर्विसेज या हमारे गुड्स को कंज्यूम कर सके। सो ये हमारा एक तरह से ट्रेड का जो वो है वो एक तरफा हमेशा से रहा है, इसलिए हमारी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई। और ऊपर से इंडिया बहुत कंजर्वेटिव है बड़े स्टेप लेने में, कि हम बड़े स्टेप तभी लेते हैं, टेक्टिकल स्टेप हम तभी लेते हैं जब बिल्कुल लास्ट टाइम आ जाता है, उससे पहले हम डील डेली ही करते हैं। ये हमारा नेशनल पॉलिसी है। तो फिर एंड इसमें व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, कि उनका कहना ये था कि जो रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है उसके पैसे इंडिया रुपी में पेमेंट कर रहा है, वो स्त्रो जो बैंक अकाउंट्स में जा रहा है वो उनका पैसा अनयूटिलाइज्ड है, वो कोई यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ही वाज ऑफ द व्यू कि युआन में ट्रेड करे, इंडिया को वो एक तरह से परसुएड कर रहे थे कि युआन में ट्रेड करे, पेमेंट युआन में करे। तो कुछ लोगों का ये मानना भी है और मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम क्यों करें। जैसे पहले एक पेट्रो डॉलर टर्म हुआ करती थी, अब चाइना और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है तो सब यही सोच रहे हैं कि भाई अभी पेट्रो युआन की बात की जाए, युआन में ट्रेड हो, पेमेंट जो है पेट्रोल की या डीजल की युआन में हो। तो मान लो डॉलर को कल कोई युआन रिप्लेस कर लेता है तो इंडिया को क्या फ़ायदा उससे। डॉलर भी एक फॉरेन करेंसी थी जिसमें हम पेमेंट करते थे, युआन भी एक तरह से फॉरेन करेंसी रहेगी, तो इंडिया को उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना होगा। नहीं, वो हमारे दुश्मन की करेंसी है ना युआन। ऊपर से युआन किसी भी चीज़ के साथ बैक्ड नहीं है। फिर चाइना हमारे देश में प्रोपेगेंडा फैलाता है, हमारे कंट्री में इंसर्जेंट्स को बैक करता है। वो तो यूएस भी करता है। हमारे कंट्री में माओइस्ट आए हैं, वो कहाँ से आए हैं? माओ के नाम से तो आए हैं, वो पार्टी का नाम भी माओइस्ट है यहाँ पे, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट फैक्शन। तो इनको फंडिंग कहाँ से आती है? चाइना से आती है इनको फंडिंग, और कहाँ से आएगी? तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेटजिक ये होते हैं जिनमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स को नहीं देखा जाता, कि हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कुछ टाइम के लिए साइड में रख सकते हैं लेकिन हम स्ट्रेटजिकली चीज़ों को करेंगे। बहुत लोग भूल गए हैं 2020 का ऑटो एक्सपो,
चाइनीज़ कार से भरा पड़ा था वो, एक भी लॉन्च हुई है इंडिया में? ग्रेट वॉल मोटर्स, होशुन मोटर्स, एक एफ से भी नाम था, कौन सी मोटर्स थी, एक भी कंपनी आपको फोशन मोटर्स करके थी, एक भी कंपनी आपको देखने को मिली हो? यहाँ की बातें चल रही हैं कि जो एमजी मोटर्स है उसका 20% स्टेक खरीदने वाली है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। बीवाईडी को आगे इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं मिल रही, एमजी मोटर्स को इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं मिल रही, तो इनका फ्यूचर अंधकार में है एक तरह से। और आप इस एंगल से इसको देख सकते हो कि इकोनॉमिकली हमारे लिए ये नुकसान है, लेकिन हम स्ट्रेटजिक खेल रहे हैं। अगर आप सिर्फ जीडीपी के उससे देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया एक लूजिंग गेम खेल रहा है, लेकिन आप इसको स्ट्रेटजिक वाइज देखेंगे तो ये हमारे लिए विनिंग गेम है, क्योंकि जीडीपी में डेब्ट भी आता है। अगर आप 100 रुपये उधार लेके अगर 20-30 रुपये का बिजनेस कर भी रहे हो तो क्या ही उखाड़ लोगे, क्योंकि कहीं ना कभी तो किस्त भरनी है ना उसकी। तो उस सर्कुलर ट्रेड को कब तक चलाते रहोगे? जैसे चाइना में लोग ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन चला रखी हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है उनमें जाने के लिए। चाइना की जो इंटरनल कंजम्पशन है वो 20 से 30% है सिर्फ, हमारी 60% है। तो जब ये डाउन टर्न आएगा, इकोनॉमिक ये ब्लंडर होगा, जब ये यूएस के बैंक्स धराशायी होंगे, तो हम इंडिया क्रूज़ करता रहेगा जो भी उसकी सड़ी गली इकोनॉमी है, लेकिन चाइना जैसे ये लेटेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डेब्ट है इन पे, इतना ज़्यादा डेब्ट है इन पे कि ये एक पोंजी स्कीम है। और चाइना ये पोंजी स्कीम जब तक चलाना चाहता था जब तक इनकी इंटरनेशनल करेंसी ना बन जाए, और फिर जो चाइनीज़ डेब्ट है उसको पूरा वर्ल्ड भरेगा। ये स्कीम थी इनकी कि तुम दुनिया को ब्राइब करते रहो, और जैसे अब डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, वैसे ही चाइना की रिजर्व करेंसी बन जाएगी, और उसके बाद डेब्ट का कोई मतलब ही नहीं है कि आप कितने भी प्रिंट कर सकते हो, लोग खरीदेंगे आपका डेब्ट क्योंकि आपकी रिजर्व करेंसी है। लेकिन जो हार्ड पावर है, जो मिलिट्री पावर है, उसको आप रिप्लेस थोड़ी कर सकते हो। यूएस, बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि यूएस ब्रिटिश एम्पायर का सक्सेशन है। तो जो ब्रिटिश एम्पायर ने एक आतंक फैला रखा था, यूएस उसका उत्तराधिकारी है। तो यूएस ट्रेड पे सुपर पावर नहीं बना, यूएस अपने कैरियर्स की वजह से सुपर पावर है। चाइना के पास कितने कैरियर हैं? अपने जो इनकी साउथ चाइना सी है उससे बाहर चाइना पावर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, इनकी सबमरीन भी नहीं आती बाहर। इनको ये डर रहता है सबमरीन वहीं रह जाएगी, बीच में इंजन बंद हो गया कहीं तो ये रिट्रीव नहीं कर सकते अपनी सबमरीन को। एक सबमरीन को रेस्क्यू करने का एक वो होता है सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल, वो है नहीं इनके पास। फिर इनके प्लेन हो गए, जो भी इनके फाइटर प्लेन हैं वो एक लंबी दूरी तक क्या कहते हैं आप, स्ट्रेटजिक बॉम्बर कहते हैं ना जिनको, वो नहीं है इनके पास। तो पावर प्रोजेक्ट करने के लिए स्ट्रेटजिक बॉम्बर चाहिए आते हैं आपको। इनके पास ऑयल टैंकर नहीं है, जो मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं वो टैंकर नहीं है इनके पास, बहुत कम टैंकर हैं। जो एवैक्स प्लेन होते हैं वो बहुत कम है इनके पास। सो चाइना ने जो आर्मी नेवी बना रखी है वो दिखाने के लिए बना रखी है, और जो इनकी फोर्स है वो ट्रेंड नहीं है सही से। तो शिप बनाने से कुछ नहीं होता। वो पाकिस्तान से पूछो, जो फ्रीगेट लेके आए थे चाइना से, उनका क्या हुआ? वो अब तक डॉक में खड़ी हैं, चलेंगी नहीं वो। तो दिखाने से आप वर्ल्ड पावर नहीं बनते, क्योंकि लोग आपका ब्लफ कॉल करते हैं कि शो दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। तो चाइना कब तक ब्लफ खेलेगा, क्योंकि यूएस उसका ब्लफ कॉल करने वाला है इन दी एंड, और ये एक हॉट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे रशिया की जो आप हालात देखते हैं 2-3 साल के बाद, अगर दिस जो कन्फ्लिक्ट या वार जो है वो कंटिन्यू करता है, तो आई थिंक रशिया शुड टेक साइड ऑफ चाइना और इंडिया, अगर आपको चुनना पड़े एज ए रशिया। नहीं, रशिया को इंडिया को चुनने में कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया रशिया को कुछ नहीं दे सकता, हकीकत ये है। मैं एक एज ए पैट्रियट बता रहा हूँ ये बात। हमारे पास रशिया को देने के लिए कुछ नहीं है। रशिया के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो चाइना की गुलामी करेगा या यूएस की करेगा। दूसरा ऑप्शन नहीं है रशिया के पास। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल में रशिया बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। हालांकि ये जो वॉर है ये तो रशिया नहीं हारेगा, जीत जाएगा। लेकिन ये जो विक्ट्री होगी ना, एक पायरिक विक्ट्री जिसको बोलते हैं ना, कि वुंडेड विक्ट्री, ये रशिया के लिए वुंडेड विक्ट्री होने वाली है।
और उसके बाद जो पॉलिटिकल माहौल होगा रशिया में वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। राइट नाउ ही ऐसे साइंस दिख रहे हैं कि पुतिन की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है बहुत लोगों के द्वारा, क्योंकि पुतिन बहुत स्लोली खेल रहे हैं और जो इनके ब्यूरोक्रेट हैं उनको मज़ा नहीं आ रहा। वो ये चाहते हैं बड़े हथियार कब काम आएंगे, निकालो इनको। न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, और भी इनके पास बहुत तगड़े तगड़े बम हैं। तो वो ये चाहते हैं कि कब तक हम ऐसे इन एस्केलेशंस को बर्दाश्त करते रहेंगे, कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट चैलेंज हो रहा है ना एक तरह से। जैसे छोटे ड्रोन से हमला किया क्रेमलिन पे, तो ये सिंबॉलिक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा एक तरह से एस्केलेटरी या फिर एक बेइज्जती वाली चीज़ होती है। ये था हमारा आज का अपडेट ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम आपसे फिर से रूबरू होंगे और आपको इंटरनेशनल जो भी गतिविधियां चल रही है उस पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।